फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज ये क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है, जटिल से सरल, सिर से पैर, केंद्र से बाह्य, सामान्य से विशिष्ट। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रखा है, विकास का अधोगामी सिद्धांत। और विकास का अधोगामी सिद्धांत क्या कहता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, वो शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है, यानी सेंटर से बाहर की तरफ विकास होता है। पहले जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो क्या होती है, हमारी बॉडी का सेंटर होती है। तो पहले उसका विकास होता है, फिर हमारी भुजाओं का विकास होता है, फिर बाकी के जो अंग होते हैं उनका विकास होता है ना। तो यानी शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ विकास होता है। ये विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है, अधोगामी का सिद्धांत कहता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल का सिद्धांत कहता है ना। एक होता है आपका विकास का शीर्षगामी का सिद्धांत, ठीक है, विकास के सेफलोकॉर्डल का सिद्धांत। वो क्या कहता है, विकास सिर से पैर की तरफ होते हैं, ठीक है, इसका नाम ही है विकास के शीर्षगामी सिद्धांत, यानी सिर से पैर की तरफ। तो जब आपको क्वेश्चन में शीर्षगामी पूछे तो आपको सिर से पैर की तरफ जाना है, अगर अधोगामी पूछे तो वहाँ पर केंद्र से बाहर की तरफ वाले ऑप्शन की तरफ जाना है। तो यहाँ पर अधोगामी सिद्धांत पूछा है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के द्वितीय कारक है। अब देखिए जो समाजीकरण है, जो सोशलाइजेशन है, इसके दो कारक होते हैं, एक होता है आपका प्राथमिक कारक और एक होता है आपका द्वितीय कारक। प्राथमिक कारक के अंदर क्या आता है, फैमिली, परिवार, जहाँ से बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, वो क्या होता है, समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है। तो बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है अपने, ठीक है, वहीं से उसके समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। वो अपने माता पिता से इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है, जो उसके सिस्टर होते हैं, ब्रदर्स होते हैं, उनसे बातचीत करता है, जो भी परिवार के सदस्य होते हैं, ठीक है, उनसे इंटरेक्ट करता है, चीज़ों को देखता है, सीखता है। तो वहाँ से उसके समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, शुरू होती है। तो परिवार क्या होता है, समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है, मुख्य एजेंसी होती है, ठीक है। इसके अलावा द्वितीय कारक क्या होता है, जहाँ से बच्चा परिवार के बाद चीज़ों को सीखता है, जैसे कि स्कूल हो गया, ठीक है, तो बच्चा परिवार के बाद स्कूल में जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद में मीडिया से चीज़ों को सीखता है, उसके बाद में अपनी संस्कृति से चीज़ों को सीखता है। तो ये क्या होते हैं, समाजीकरण के द्वितीय कारक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्यालय क्या होगा, समाजीकरण का द्वितीय कारक होगा, क्योंकि बच्चा परिवार के बाद विद्यालय से चीज़ों को सीखता है, ठीक है। किताबें क्या होंगी, ये भी समाजीकरण के द्वितीय कारक होंगे, क्योंकि बच्चा परिवार के बाद, ठीक है, फैमिली के बाद किताबों से भी चीज़ों को सीखता है, वहाँ से भी उसका समाजीकरण होता है, ठीक है। उसके बाद में मीडिया, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। बट यहाँ पर दे रखा है माता पिता, तो माता पिता तो फैमिली के अंदर ही आ जाएंगे, ये तो प्राथमिक कारक होंगे, मुख्य एजेंसी होगी समाजीकरण की। तो ये नहीं होगा, डी नहीं होगा, बाकी ए, बी और सी आपके ऑप्शन होंगे यहाँ पर। तो देखिए डी इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है, तो सिंपली आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका यहाँ पर, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निम्नात्मक सोच विकसित हो जाती है। देखिए जो जीन प्याजे आप सभी को पता है, इसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बताया यहाँ पर कि जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई, 4 स्टेज जो इन्होंने बताई, कौन कौन सी, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें कि बच्चा अपने सेंसेस का यूज करके चीज़ों के बारे में सीखता है, जानता है, जो उसके 5 सेंसेस होते हैं। इनकी जो पहली अवस्था है उसकी जो एज कितनी होती है, इसमें बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है। इसके बाद में जो इनकी दूसरी स्टेज है वो क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा 2 से 7 साल का होता है। इसके बाद में जो उनकी तीसरी स्टेज है वो क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है। उसके बाद में लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कह लीजिए या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कह लीजिए, हिंदी में अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, जिसमें बच्चा 11 एबव होता है या फिर 11 से 15 साल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बच्चा क्या कर रहा है, संक्रियाओं पर क्रियाएं कर रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ परिकल्पित निम्नात्मक तर्क कर रहा है। तो ये बच्चा कब करता है, जब प्याजे की 4th स्टेज में होता है, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है, 11 से 15 साल की जो
अवस्था होती है उसमें होता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा इसमें नियम वगैरह सॉल्व कर लेता है। जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, अमूर्त होती हैं, जिसको बच्चा टच एंड फील नहीं कर पाता, जो उसको दिखाई नहीं देती, उसके बारे में भी वो थिंकिंग कर पाता है, यानी संक्रियाओं पर क्रियाएं करता है वो, ठीक है। तो वो कब करता है, जब वो 11 से 15 साल तक का हो जाता है, यानी प्याजे की 4th स्टेज में रहता है। जब भी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की बात हो तो वो बच्चा हमेशा ही प्याजे की 4th स्टेज में आएगा। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों का सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? उन्हें पुस्तक से उत्तर नकल करके लिखने के लिए कहना चाहिए। देखिए, जब भी नकल की बात हो तो इसमें बच्चा एक्टिव नहीं होता है। सीटेट का एग्जाम जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको ऑप्शन में जब भी बच्चा एक्टिव हो तो वो ऑप्शन आपका सबसे अप्रोप्रिएट होगा, सही होगा, ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। देखिए, जब बच्चा नकल करता है चीज़ों को तो उसमें उसकी खुद की कोई एक्टिविटी नहीं होती है। जो चीज़ें छपी होती है, जो चीज़ें लिखी होती है, बस बच्चा क्या करता है, उसी को वहाँ पर लिख देता है, ठीक है, नकल कर लेता है। तो यहाँ पर बच्चा एक्टिव नहीं रहता है, निष्क्रिय रहता है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। वैसे भी नकल करना क्या होता है, आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा। उस पद्धत कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करने के लिए कहना चाहिए। तो देखिए, ऐसे तो बच्चा बहुत सारे चीज़ों को फिर छोड़ देगा, ठीक है। नहीं, हमें क्या करना चाहिए, उस कार्य को करने के लिए बच्चे को संकेत देने चाहिए, इशारे देने चाहिए, ताकि बच्चा जो है थोड़ी सी मदद के साथ में उस कार्य को लगभग खुद कर ले, ठीक है, स्वयं सीख जाए। तो इससे बच्चे के अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा एक तरीके से, ठीक है। अगर उस बच्चा जो है कार्य को छोड़ देगा, ये इस तरीके की हैबिट बच्चे के अंदर डेवलप करेंगे तो फिर बच्चा जो भी चीज़ें उसको समझ में नहीं आएंगे उस सभी कार्य को छोड़ देगा। तो ये भी गलत होगा आपका। यहाँ पर प्रश्न से संबंधित संकेत देना चाहिए, बिल्कुल सही बात। अगर बच्चा किसी भी प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पा रहे या फिर किसी भी तरीके की उसको प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करें, उसको थोड़े से इशारे दे, संकेत दे, ताकि बच्चा खुद उन चीज़ों को कर पाए। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्पष्ट निर्देश देना, प्रश्न को जटिल बना देना चाहिए। अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना चाहिए। देखिए, ये करना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा है और आप उसको और कठिन बना देंगे तो फिर बच्चा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रेशर आ जाएगा, फिर बच्चा उस क्वेश्चन को क्या करेगा, छोड़ने का मन बना लेगा। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोस्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है। अब देखिए, जो लेव वाइगोस्की है इसके बारे में मैंने आप लोग को कई बार बताया हुआ है कि ये 3 चीज़ों की बात करते हैं, SCL, यानी समाज की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं और लैंग्वेज की बात करते हैं। जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसके भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ पर क्या दरकार है, सामाजिक पृथक्करण। ये समाज की तो बात करते हैं बट समाज से अलगाव की बात नहीं करते हैं। समाज से इंटरेक्ट करके बच्चा सीखता है, अंतः क्रिया की बात करते हैं। बच्चा क्या करता है, समाज से इंटरेक्ट, बातचीत, अंतः क्रिया करके चीज़ों को सीखता है। अलग रह के तो वो बच्चा जो है कभी भी समाज से अलग रह के चीज़ों को नहीं सीख सकता। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरणों के प्रयोग, ठीक है। सांस्कृतिक उपकरणों के प्रयोग की बात करते हैं, सामाजिक अंतः क्रिया की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं। तो ये तीनों बात कौन करता है, लेव वाइगोस्की करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी थ्योरी का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ये समाज में रह कर के सीखने की बात करते हैं, अलग होकर के नहीं, तो इसलिए ये गलत होगा आपका यहाँ पर। कंठस्थीकरण इसमें यानी रोड मेमोराइजेशन, तो देखिए जीन प्याजे हो गए, आपकी NEP हो गई, NCF हो गया, लेव वाइगोस्की हो गए, जो भी कंस्ट्रक्टिव रचनावाद से संबंध रखते हैं वो लोग कभी भी रोड मेमोराइजेशन को बढ़ावा देने की बात नहीं करेंगे। निष्क्रिय अनुकरण, देखिए मैंने भी आप लोगों को बताया, जब भी आप सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बच्चा क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। निष्क्रिय वर्ड आपको जहाँ पर भी दिखे वो आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है। देखिए, अभिभावक, परीक्षा, विद्यार्थी, अध्यापक। देखिए, जो प्रोग्रेसिव शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो किसको केंद्र में रख करके एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करती है, बच्चे को, ठीक है।
बच्चे को केंद्र में रख करके एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। जितनी भी एक्टिविटी है वो क्या करनी चाहिए, बच्चे के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, ठीक है। बच्चा एक्टिविटी करे, खुद चीज़ों को सीखे, तो बच्चा सेंटर्ड में होना चाहिए और उसको सेंटर्ड में रखकर सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अभिभावक नहीं, अध्यापक नहीं, परीक्षाएं नहीं, विद्यार्थी को सेंटर केंद्र में रखना चाहिए, ठीक है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा, जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर पेपर 1 ईवीएस इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ है, क्योंकि अभी जो है आपके पास बहुत ही कम टाइम बचे हुए हैं, लगभग एक महीने के आसपास आपके पास टाइम यहाँ पर बचा हुआ है। तो देखिए एक मैंने क्लास कराई है, 7 जनवरी को मैंने क्लास कराई थी, जो आपका 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, मैराथन क्लास है पूरी की पूरी। उसमें मैंने आपको बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है वो कराए हुए हैं। और जो आपका 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन उसी क्लास से आपको देखने को मिले थे। तो अगर आपने जो है उस क्लास को नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको अपने एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी उस क्लास से। तो 7 जनवरी की वो क्लास ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको कराए हुए ईवीएस के, ठीक है। इसके अलावा आपको अभी तक जो भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कराए हैं ये सीडीपी के, उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने सारे लगभग जो आपके 2012 से क्वेश्चन पर हुए हैं और 2021 तक, ठीक है, सॉरी 2023 तक, ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर अभी जो आपके लेटेस्ट एग्जाम हुए उनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। तो इन सारे क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा, इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाने वाला, क्योंकि लगभग मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा दिए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद मनोपचारक या अ, परामर्शदाता काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उसकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देना चाहिए। देखिए यहाँ पर अहमद क्या बनना चाह रहा है, मनोपचारक यानी कि काउंसलर एक तरीके से बनना चाह रहा है। तो स्थानिक बुद्धि तो उसके अंदर होती है, जो लोग वास्तुकार होते हैं, ठीक है, जैसे जो लोग मूर्ति वगैरह डिज़ाइन करते हैं, घरों के नक्शे जो लोग बताते हैं, तो उनके अंदर होती है ये बुद्धि। तो ये तो यहाँ पर नहीं होगा। प्राकृतिक यानी जिनको प्रकृति के से काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है, प्रकृति के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, ठीक है, पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करनी है, किस तरीके से जो है इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट करना है, तो ये सारी चीज़ जो है इनके अंदर होगी। तो ये भी नहीं होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर तो प्रकृति की कोई बात नहीं हुई है। संगीतात्मक बुद्धि उनके अंदर होती है, जो लोग सुर लय ताल जो भी होता है, ठीक है, उसको एक अच्छी तरीके से अच्छे वे में जो है बैठा करके अपना सिंगिंग वगैरह करते हैं, जैसे कि लता मंगेशकर हो गई, अरिजीत सिंह हो गए, और भी बहुत सारे सिंगर होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर ये वाली बुद्धि होती है। अब यहाँ पर सिंपली आपको अपना आंसर पता चल गया, ठीक है, अंतः व्यक्ति किसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन तो आपके वैसे ही निकल गए, तो यहाँ पर 4th ऑप्शन आपका बचा है यहाँ पर। तो सिंपली आपने राइट आंसर तक ऐसे भी इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके भी पहुँच सकते हैं। देखिए अंतः व्यक्ति का मतलब क्या हो गया, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी जो लोग दूसरों के मनोदशा स्वभाव को समझ पाएँ, ठीक है, उनके अंदर क्या होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। और यहाँ पर जो अहमद है वो क्या बनना चाह रहा है, मनोपचारक, यानी दूसरों के भाव, ठीक है, स्वभाव, मनोदशा, इन सारी चीज़ों को समझना चाह रहा है। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हार्वर्ड गार्डनर थे, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या कहा, बुद्धि कई प्रकार की होती है। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें 8 टाइप जो है गिवन है ना। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है, ऐसा करके वह क्या कर रहा है, रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है। देखिए यहाँ पर चुनौतियों को कम नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि जो अध्यापक है वो क्या कर रहा है, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे समाज ने पहले से ही जो है ये चीज़ें बना दिया है कि लड़के ही क्रिकेट खेल सकते हैं, लड़कियाँ क्रिकेट नहीं खेलती हैं, लड़कियाँ घरों के काम करती हैं, लड़के बाहर के काम करते हैं। तो ये क्या है, हमारे समाज की जो है रूढ़िबद्ध धारणा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि टीचर नहीं इनको फॉलो करते, बहुत सारे टीचर भी इनको फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज में वही चीज़ें देखा है, ठीक है। हम लोग भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं, अगर हम बहुत भी कोशिश करते हैं फिर भी, क्योंकि हमने बचपन से वही चीज़ें देखी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना चाहिए, चेंज लाना चाहिए, धीरे धीरे जो है इसमें परिवर्तन लाना चाहिए। देखिए जेंडर रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम नहीं कर रहा है, यहाँ पर तो बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। जेंडर पूर्वाग्रह का पालन कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है।
यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है। देखिए समानता की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, यहाँ पर तो असमानता दिखाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि ये कहा जा रहा है कि लड़के भी क्रिकेट खेल सकते हैं, लड़कियां भी क्रिकेट खेल सकती हैं। यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि लड़के ही क्रिकेट जो है कहीं ना कहीं इस बात को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि लड़के ही क्रिकेट खेल सकते हैं, लड़कियां नहीं। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी लड़कों को अधिक दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं लड़कियों को इस चीज़ से मना किया जा रहा है। तो ये समानता की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। जेंडर रूढ़िवाद धारणा को तोड़ रहा है, नहीं तोड़ नहीं रहा है, बढ़ावा दे रहा है। और तो यहाँ पर सिंपली सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर जेंडर पूर्वाग्रह जो समाज में पहले से चीज़ें चली आ रही है उसका पालन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, और यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन में मुझे भेजते हो कि ये कमेंट आए हुए थे कि क्लियर नहीं दिखता है, तो प्लीज़ आप थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़े बहुत जो पीडीएफ होते हैं उनको बनाने में कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज़ अपनी क्वालिटी जो है इंक्रीज़ कर लीजिएगा। 360 पर रखेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, विविध पृष्ठभूमि में आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए। देखिए कभी भी निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कितने अंक पाए इसके आधार पर समूह नहीं बनाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि इससे बच्चे के अंदर हीन भावना डेवलप होती है, उसको लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ या फिर मुझे कुछ नहीं आता है, इसलिए अलग विद्यार्थियों का समूह बनाया गया है। हम लोग जो है कमज़ोर है इसलिए हमारा अलग समूह बनाया गया है, तो इसलिए ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी चाहिए, करनी एवं बनाए रखनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हर एक बच्चा जो है सफल हो सकता है। जब देखिए जब भी बच्चा फेल होता है तो बच्चा नहीं फेल होता है, हमारा सिस्टम फेल होता है। कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी रह गई है, कहीं ना कहीं हमारे टीचिंग मेथड में कमी रह गई है, जिससे कि बच्चा चीज़ों को समझ नहीं पाया और उसके जो है अच्छे नंबर नहीं आए। ठीक है, तो ये बात सही है। विद्यार्थियों से सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण करना चाहिए। देखिए कभी भी विद्यार्थियों को अलग थलग वर्गीकरण की बात है तो वो ऑप्शन नहीं होगा, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड के अंदर आता है। मैं आप लोगों को टैग वर्ड कराऊंगी, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, सभी सब्जेक्ट के, है ना। मानकीकृत पाठ्यचर्या और आकलन की विधियों को अपनाना चाहिए। देखिए मानकीकरण जो वर्ड होता है ये क्या होता है, आपका निगेटिव होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। कभी भी स्टैंडर्डाइज, ठीक है, मानकीकृत पाठ्यचर्या नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, लचीलापन उसमें होना चाहिए, यानी जो विद्यार्थी की जरूरत के अकॉर्डिंग चेंज लाया जा सके, उसमें परिवर्तन लाया जा सके। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अभी इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? देखिए यहाँ पर एफए की बात हो रही है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, केवल सत्र के आरंभ में नहीं, सत्र के आरंभ में, सत्र के अंत में जब भी बात हो तो वो आपका सम्मेटिव आकलन होता है। ठीक है, योगात्मक आकलन होता है। रचनात्मक आकलन जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही किया जाता है। ठीक है, सभी विद्यार्थी के लिए पूरे सत्र के दौरान, केवल सत्र के अंत में। देखिए केवल अंत में, केवल आरंभ में, तो ये दोनों ही नहीं होंगे। केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो अधिगम चुनौतियों से जूझ रहे हैं, ये सभी के लिए होता है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही जो रचनात्मक आकलन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, वो कर लिया जाता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो आपकी एनईपी है वो क्या कहती है। तो देखिए वो कहती है कि सम्मेटिव से हमें कैसे जाना चाहिए, फॉर्मेटिव आकलन की तरफ जाना चाहिए, यानी योगात्मक आकलन से रचनात्मक आकलन की तरफ अब जाना चाहिए। ठीक है, जो कि अभी धीरे धीरे चीज़ें हो भी रही हैं, यानी योगात्मक आकलन को धीरे धीरे कम किया जा रहा है और फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी जो रचनात्मक आकलन है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, जो पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सम्मेटिव असेसमेंट होते हैं, योगात्मक आकलन होते हैं, और फॉर्मेटिव असेसमेंट में एक्टिविटी कराई जाती है, क्रियाएं कराई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए? देखिए बचना चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, बचना चाहिए। श्यामपट्ट पर लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जब बच्चा जो है दृष्टिबाधित है, उसको देखने में जो है प्रॉब्लम है, तो ऐसे में जो चीज़ें लिखी है उसको हम मौखिक रूप से अगर बता दें तो बच्चा सुन के भी चीज़ों को सीख सकता है, तो ये तो करना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है किससे बचना चाहिए। स्पर्श ग्राही मानचित्र देना, ये भी सही बात है, जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि वगैरह जो है
प्रोवाइड किया जाता है उनको, ताकि बच्चे स्पर्श करके चीज़ों को सीख पाए। तो ये भी सही है, ये भी करना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना, हाँ आपने देखा भी होगा सीटेट के एग्जाम में जो बच्चे डिसेबल होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम भी दे दिया जाता है, ठीक है। सहायक उपकरण भी प्रोवाइड किए जाते हैं। कोई भी आप अदर एग्जाम भी देख लीजिए तो वहाँ पर भी, क्यों? क्योंकि उस बच्चे को डिसेबिलिटीज़ है किसी तरीके की। तो यहाँ पर जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं तो उनके लिए जो स्पर्श करने वाली चीज़ें वो प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। या फिर जिन चीज़ों को बच्चा टच कर सकता है, फील कर सकता है, वो चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर देख नहीं पा रहा है बट चीज़ों को सुन तो पाएगा, महसूस तो कर पाएगा, है ना। तो ये भी करना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अधिगम के आकलन के लिए केवल लिखित परीक्षण देना, यही बात यहाँ पर गलत है। इसी चीज़ से जो है बचना चाहिए, क्योंकि बच्चा देख नहीं पा रहा है चीज़ों को, तो हो सकता है वो स्पर्श करके चीज़ों को बता पाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लिखने पर फोकस करें, तो यही बात जो है गलत है और यही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी की नहीं है? औसत से अधिक बुद्धि स्तर, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा गिफ्टेड होता है उसका जो है बुद्धि स्तर जो है औसत बुद्धि वाले बच्चे से अधिक होती है। इनका जो IQ लेवल होता है लगभग 120 प्लस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, ये भी बात सही है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल इन बच्चों के अंदर होती है, ठीक है। तो ये भी सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पूछा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी की क्या विशेषता नहीं है। तो दो ऑप्शन तो आपके यहाँ से हट गए। कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, बिल्कुल सही बात है। इनके अंदर जो है उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा भी होती है। तो तीनों बातें आपके यहाँ पर सही है, तीनों बातें जो है गिफ्टेड चाइल्ड की विशेषता है, यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की क्या है, विशेषता है, ठीक है। फोर्थ क्या दे रखा है, जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन, नहीं, जानकारी को ये बहुत ही तीव्र गति से ग्रहण करते हैं, धीमापन नहीं होता है। तो यही गलत है, और जो गलत है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा हुआ था। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापक को विद्यार्थी की योग्यता के डैश परिप्रेक्ष्य को अधिगम को डैश प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एक अध्यापक को विद्यार्थी की योग्यता के डैश परिप्रेक्ष्य को, ठीक है। तो योग्यता क्या होती है, वृद्धि बोधक होती है, यानी हम उसको बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स्ड होती है। जैसे कि अगर आपके जो है सीटेट के एग्ज़ाम में मान लीजिए 150 में से 2 से 3 बार आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, बट आपके कभी 88 नंबर आ रहे तो कभी 78 नंबर आ रहे, तो कभी मान लीजिए कि जो है 82 नंबर आ रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने मान लिया कि अरे अब तो मैं कभी एग्ज़ाम क्वालिफाई ही नहीं होऊंगा, ठीक है, मेरा एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। बट वहीं पर एक अभ्यर्थी, ठीक है, जिसने देखा कि कहाँ पर मुझे किस सेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पर जो है मुझे किस जगह पर मुझसे गलती हुई, कहाँ किस एरिया में मेरा नंबर कम आया, और उसने मेहनत की उस जगह पर, ठीक है। और उसके इस बार सीटेट में 120 प्लस नंबर आ गए, तो उसने क्या किया, यहाँ पर एनालिसिस किया, ठीक है, विश्लेषण किया एक तरीके से। उसने देखा कि कहाँ पर जो है कम नंबर आ रहा है, अपनी योग्यता को क्या क्या सुधार किया। योग्यता क्या होती है, सुधार होती है, परिवर्तनशील होती है, हम इसमें चेंज ला सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ी सी एफर्ट लगाने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर योग्यता क्या होती है, वृद्धि बोधक होती है, और अधिगम क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निष्क्रिय तो यहाँ पर नहीं होगा, अस्तित्व बोधक नहीं होगा, आपका यहाँ पर वृद्धि बोधक होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यह गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो विद्यार्थी द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है। देखिए, जब विद्यार्थी की एक्टिविटी को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो वो उत्साहित नहीं होता है, आनंद भी नहीं होगा, वो क्या करेगा, एक तरीके से बोरियत फील करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि यार जो भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ उसको तो महत्व ही नहीं दिया जा रहा है, तो फिर मेरे क्लासरूम में आने का क्या मतलब है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं बोरियत फील करेगा, क्लासरूम में आना नहीं चाहेगा, उसको क्लासरूम इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिज्ञासा आपका नहीं होगा, जिज्ञासु तो बच्चा तब होता है जब उसकी एक्टिविटी को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है, स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थी में अवधारणात्मक समझ को समुन्नत करना चाहती है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रश्नों का समाधान निर्धारित रूप से करने के लिए कहना चाहिए। देखिए, कभी भी निर्धारित रूप से करने के लिए कहा जाए तो वो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें प्रश्न को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। प्रतीकात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशल पर ध्यान देना चाहिए। विषय वस्तु के कंठस्थ स्मरण पर बल देना चाहिए। देखिए, फिर से रोट मेमोराइजेशन की बात आ गई, कंठस्थ करने की बात आ गई, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। विद्यार्थियों को उप अवधारणाओं में संबद्धता स्थापित करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए, नहीं, हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए।
निरुत्साहित नहीं करना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। सिंपली हमारा सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशल पर ध्यान देना चाहिए, यानी बच्चा थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग कर पाए, जो चीज़ें उसने जो है यहाँ पर सीखी है उस पर जो है सोच पाए कि क्या वो सही तरीके से उनको फॉलो कर पा रहा है या फिर नहीं, कहाँ पर सीखने में कमी रह गई, ये सारी चीज़ें वो कर पाए। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है? अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में प्रतियोगिता उन्मुखी दृष्टिकोण का विकास करना। देखिए, कभी भी प्रतियोगिता उन्मुखी दृष्टिकोण के विकास की बात है तो वो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें बच्चों में कंपटीशन नहीं कराना है, हमें उनके सीखने पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे में अलग अलग स्किल है, तो ये नहीं होगा। अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूलित परिवेश, बिल्कुल सही बात, बच्चा खोज कर सके। अन्वेषण का मतलब ही क्या होता है? खोज करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? उस तरीके का परिवेश, इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि बच्चा उसमें खुद खोज करे, छानबीन करे और चीज़ों को सीख पाए। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कंठस्थीकरण पर केंद्रित कर शिक्षा शास्त्रीय प्रविधि। देखिए, कंठस्थीकरण की यहाँ पर फिर से बात आई गई रोटमेरेशन की, तो वो भी ऑप्शन नहीं होगा। मानकीकृत प्राच्यचर्या जो सांस्कृतिक विभिन्नताओं का ध्यान न रखती हो, नहीं, हमें सांस्कृतिक विभिन्नताओं का ध्यान रखना है, तो ये भी बात गलत है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाएं डैश अनदेखी करके निरुत्साहित की जानी चाहिए। देखिए, कभी भी जो उनकी वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं इनको निरुत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रोत्साहित, बढ़ावा देना चाहिए, तो ये नहीं होगा। उनके अनुभव से संबंधित नहीं होती, नहीं। देखिए, जो भी बच्चे कि वैकल्पिक अवधारणाएं होती है वो बच्चे अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर बनाते हैं, तो यहाँ पर दे रखा है अनुभव से संबंधित ही नहीं होती, तो ये भी गलत, हमेशा अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया को दर्शाती है। नहीं, बच्चे की जो वैकल्पिक अवधारणाएं होती है ये उसकी चिंतन प्रक्रिया को बताती हैं, तर्कपूर्ण होती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है अत्यंत गलत और तर्कहीन होती है, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो है क्या होती हैं? गलत नहीं होती हैं, ये बच्चे की चिंतन, थिंकिंग प्रक्रिया को, प्रोसेस को बताती हैं। यहाँ पर तो तीन ऑप्शन आपके यहाँ से हट गए, ठीक है। अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में गढ़ी गई सहज संरचनाएं को दर्शाते हैं, बिल्कुल सही बात, यहीं से तो बच्चा सीखना स्टार्ट करता है, ठीक है। वो चीज़ों को सीखता है जो उसने एक्सपीरियंस किया, जो उसने चीज़ों को देखा, चीज़ों के बारे में जाना, वही चीज़ वो बताता है आके क्लासरूम में। तो ये क्या करती है? बच्चे के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में गढ़ी गई संरचनाओं को दर्शाती है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है? अवधारणा के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबंधता स्थापित करना, तो ये तो करना चाहिए, अवधारणा के विभिन्न पहलुओं को समझना चाहिए, तभी जो है क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट तो सही है, फर्स्ट नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि पूछा किससे बचना चाहिए। कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करना, ठीक है। आगे देखते हैं, अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के साथ में प्रस्तुत करना, संप्रत्यों के विषय वस्तु की जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना। देखिए, संबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, असंबंधित खंडों के रूप में नहीं प्रस्तुत करना चाहिए, तो यहाँ पर यही ऑप्शन, इसी से बचना चाहिए, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवधारणा को गैर उदाहरण के साथ में प्रस्तुत करना, ये भी सही होगा आपका, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? जीन प्याजे के अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? देखिए, नकारात्मक पुनर्पलन की बात तो ये करते ही नहीं है, रिइंफोर्समेंट की ये तो स्किनर करते हैं, तो ये तो नहीं होगा आपका। यहाँ पर प्रतियोगी भावना की बात ये नहीं करते, कार्यात्मक स्थिरता की बात नहीं करते, तो तीन ऑप्शन तो आपके ऐसे ही हट गए। यहाँ पर क्या होगा? सीखने के लिए तत्परता। आप देखिए, आप यहाँ पर क्वेश्चन को रिलेट करेंगे थॉर्नडाइक से, क्योंकि उन्होंने सीखने की तत्परता का सिद्धांत दिया है, ठीक है, बट ये यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है? जीन प्याजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है, यानी उन्होंने क्या किया है? बच्चा सीखने के लिए तत्पर होता है, ठीक है, बच्चा खुद चीज़ों को सीखना चाहता है, ठीक है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, यहाँ पर इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा क्या होता है? जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, सीखने के लिए जो है, इसलिए तो जीन प्याजे बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं। बच्चा पर्यावरण चीज़ों के बारे में खुद खोज करता है, अन्वेषण करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों न हो। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है? देखिए, यहाँ पर जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, जिन्होंने कि नैतिक विकास के 3 लेवल दिए और जो है 6 स्टेज दी इन्होंने, है ना, उन्होंने
जो है कितने लेवल दिए, 3 लेवल और 6 स्टेज। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि लॉरेंस कोलबर्ग ने कितने स्तर बताए, तो 3 यानी 3 लेवल दिए, और स्टेज अवस्थाएं कितनी बताई, 6 अवस्थाएं। ठीक है, अब यहाँ पर जो अमरजीत है वो क्या कर रहा है, नियमों को स्थिर मान रही है। ठीक है, वो क्या कर रही है, जो नियम है बिल्कुल फिक्स्ड है, रूल आर रूल। ठीक है, तो यहाँ पर वो किसके अंदर है, आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखी। देखिए आज्ञाकारिता को तो यहाँ पर बात नहीं हुई, आज्ञा दंड पालन की तो बात नहीं यहाँ पर हुई नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। ठीक है, अच्छा लड़की अच्छा लड़के, यहाँ पर कहीं पर भी बात नहीं हुई है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन की बात हुई नहीं है, यहाँ पर तो नियम की बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखी क्या होता है, टिक फॉर टैग, जैसे को तैसा, यानी अगर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का टिफिन खा लिया तो वो बच्चा क्या करेगा, उसकी पेंसिल तोड़ देगा। ठीक है, तो ये वाली स्टेज होती है, तो यहाँ पर उसकी भी बात नहीं हुई है, तो ये 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर बाहर होंगे। कानून और व्यवस्था उन्मुखी, बिल्कुल सही बात। इसमें बच्चा क्या करता है, ये कहता है कि जो नियम होते हैं बिल्कुल सही बनाए गए, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग जो चीज़ों को करनी चाहिए। तो 4th ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कितने सही हुए हैं आपके नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देगा। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक जो है आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो भी आपके इंपॉर्टेंट नोट्स रहते हैं, PDF रहते हैं, मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को 7 जनवरी को क्लास बताई, वो क्लास जरूर देखिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आप लोगों की कोशिश करूँगी हिंदी पेडागोजी और मैथ्स पेडागोजी EVS का जो है कंप्लीट सीजन तो मैंने पहले भी करा रखा है, बट अभी भी मैं आप लोगों की एक मैराथन क्लास अलग से कराऊंगी। इसके अलावा आपका साइंस का हो गया, जितने भी सब्जेक्ट मेरे से हो पाएंगे, और लगभग एक वीडियो में मैं आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको सारे के सारे करा दूंगी। तो आई होप कि आप लोगों को आज का सीजन पसंद आया होगा, जल्दी आपको वो क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।